हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साध्वी का आरोप निकला झूठा। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, प्रज्ञा को नहीं किया गया था टॉर्चर। जब से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भाजपा में शामिल हुई है तब से वो विवादों में बनी हुई है। भोपाल से टिकट मिलने के एक दिन बाद ही प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया था कि जब वो जेल में थी तब पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया था। प्रज्ञा ने एक चुनावी सभा में कहा कि इसी वजह से उन्होंने हेमंत करकरे को श्राप दिया जिसके कारण वो मर गए। अब सामने आ रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर का टॉर्चर वाला आरोप झूठा है। सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रज्ञा ठाकुर के इस आरोप को बेबुनियाद और झूठा पाया था। साल 2015 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस बंद करते हुए कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के आरोप किसी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आयोग ने यह फैसला जेल, कोर्ट और अस्पताल जहां प्रज्ञा दाखिल थी वहां पर पाए गए सबूतों के आधार पर दिया था। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज भी अभियुक्त है। मालेगांव ब्लास्ट को जांच एजेंसियों ने आतंकवादी हमला बताया था। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर 9 साल जेल की सजा काट चुकी है और फिलहाल हेल्थ ग्राउंड पर जमानत लेकर बाहर है। जब प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी तब वो हेमंत करकरे की हिरासत में थी, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे नवंबर 2008 में मुंबई के 26/11 हमलों के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। करकरे को इस बहादुरी के लिए साल 2009 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सोचने वाली बात है कि भाजपा ने आतंकवाद के आरोपी शख्स को चुनावी टिकट दिया है। इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी और भाजपा जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। 2 चरणों के चुनाव के बाद जागा चुनाव आयोग, मोदी पर बनी वेब सीरीज के प्रसारण पर लगाई रोक। लोकसभा चुनाव के 2 फेज में वोटिंग पड़ने के बाद आखिर में चुनाव आयोग की नींद टूट गई है। आयोग ने अगले आदेश तक नरेंद्र मोदी पर आधारित एक वेब सीरीज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई है। इस वेब सीरीज का नाम है मोदी जर्नी ऑफ द कॉमन मैन, जो अब तक इरोज नाउ नाम के प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही थी। चुनाव आयोग ने इरोज नाउ से कहा है कि यह वेब सीरीज नरेंद्र मोदी पर आधारित है, जो कि प्रधानमंत्री और नेता होने के साथ साथ अभी हो रहे लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसलिए इस सीरीज को नहीं दिखाया जा सकता। चुनाव आयोग का आदेश है कि अगले किसी भी आदेश तक इरोज नाउ इस सीरीज को अपने प्लेटफॉर्म पर ना दिखाए। इस सीरीज का ट्रेलर 27 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज को लेखक और सेंसर बोर्ड के सदस्य मिहिर भूता और राधिका आनंद ने लिखा है। साथ ही में इसका निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड्स इरोज नाउ पर मौजूद है। यूं तो इससे पहले चुनाव आयोग मोदी की जिंदगी पर आधारित एक बायोपिक पर भी रोक लगा चुकी है, लेकिन इस वेब सीरीज को हटाने में 2 चरण की देरी पहले ही हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव में किसी नेता से जुड़े कोई भी बायोपिक मूवी या सीरीज को नहीं दिखाया जा सकता। ये आचार संहिता के खिलाफ माना जाता है। विकास का सपना दिखाकर सत्ता में आए मोदी अब पाकिस्तान का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास का सपना दिखाकर सत्ता में आए पीएम मोदी अब लोगों को पिद्दी से पाकिस्तान का डर दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मीसा भारती ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा, मोदी जी 2014 में विकास व उम्मीद से भरे सपने दिखाकर सत्ता में आए, आज वो डर दिखा रहे हैं। किसका डर? पिद्दी से पाकिस्तान का, जिन्हें वो सबक नहीं सिखा पाए। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। डर नफरत की बात वही करते हैं जिनके पास दिखाने के लिए काम नहीं, भविष्य के लिए विजन एजेंडा नहीं। गौरतलब है कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में सेना और शहीदों के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वो अपनी ज्यादातर रैलियों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो बीजेपी को वोट करे। इन दिनों बीजेपी के प्रचार वाले पोस्टरों पर भी यही लिखा दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र सुरक्षा और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को वोट दे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में पाकिस्तान भारत के लिए ऐसा खतरा है जिसे बीजेपी की सरकार ही सबक सिखा सकती है? पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की ओर से हुए
सीजफायर के उल्लंघन के आंकड़ों को देखने से तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में सीमा पार से 583 बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ। साल 2015 में एलओसी के नजदीक सीजफायर उल्लंघन के 405 मामले सामने आए थे, जो साल 2016 में बढ़कर 449 हो गया। साल 2017 में इसकी संख्या 724 पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। वही साल 2018 फरवरी महीने तक सीजफायर उल्लंघन के 432 मामले सामने आए थे। 2014 से पहले यानी केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले ये आंकड़े काफी नीचे थे। 2013 में 347 बार सीमा पार से गोलाबारी की घटनाएं हुई। इसके अलावा साल 2012 में 114 बार, साल 2011 में 62 बार और साल 2010 में 70 बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ। इन आंकड़ों को देखने के बाद भी क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार की जरूरत है? ये आंकड़े तो बताते हैं कि मोदी सरकार में ही भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हुआ है। आंकड़ों को देखने के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या सीमा पर खतरे को इसलिए बढ़ाया गया है कि इसका खौफ दिखाकर लोगों से वोट मांगा जा सके? नोटबंदी, पुरुषों से अधिक बेरोजगार हुई महिलाएं। ये मोदी की नाकामी ही नहीं, महिलाओं पर अत्याचार भी है। मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव में देश में रोजगार पैदा करने के बड़े बड़े वादे किए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू करते समय उसको काला धन खत्म करने की ओर एक बड़ा कदम बताया था। लेकिन अब ये दोनों दावे झूठे नजर आ रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने 16 अप्रैल को बेरोजगारी के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019 जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2016 से अब तक 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, यानी नोटबंदी के बाद एक झटके में 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि रिपोर्ट में लिखा नौकरियों के खत्म होने और नोटबंदी के समय के साथ मेल खाता है, लेकिन डेटा के आधार पर कोई कैजुअल लिंक स्थापित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में 2018 में बेरोजगारी दर को 6% बताया गया है, जो 2011 की तुलना में दुगना हो गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बेरोजगार हुई है। शहरी महिलाओं में जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, उनमें से केवल 10% ही काम करती है। हालांकि स्नातक पास शहरी महिलाएं 34% तो बेरोजगार है। इन महिलाओं में से भी 20 से 24 वर्ष की महिलाएं ज्यादा बेरोजगार है। अगर ग्रामीण महिलाओं में देखा जाए तो जिन महिलाओं ने स्नातक किया है, उनमें से केवल 3.2% ही काम करती है। हालांकि स्नातक ग्रामीण महिलाएं 24% बेरोजगार है। वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण पुरुष स्नातक है, उनमें से 20% बेरोजगार है। यानी कि ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बेरोजगार है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि CMIE और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक युवा और शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर ज्यादा पाई गई है। यानी कि केवल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि बाकी रिपोर्ट से भी ये सामने आया है कि महिलाओं पर बेरोजगारी की मार ज्यादा पड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ना तो रोजगार मिलता है और ना ही उसका सही भुगतान। इसलिए महिलाएं गरीबों में भी सबसे गरीब है। निजी क्षेत्र में आरक्षण अगर 2019 का मुद्दा बन गया तो ये दलित पिछड़ों की जीत और मोदी मीडिया की हार होगी। कोई राजनीतिक दल चाहे या ना चाहे, मगर भारतीय राजनीति जाति की धुरी पर घूमती है। ऐसा कहा जा सकता है कि जाति ही वो जरिया है जिसके माध्यम से एक आम भारतीय नागरिक को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। और जब राजनीति जाति के सवाल पर होती है तो मुद्दा आरक्षण का उठता है। आरक्षण का नाम सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और यही मुख्य वजह है जिससे जाति की राजनीति को हिकारत की नजर से देखा जाता है। जाति की राजनीति ना करने के पक्ष में कोई दमदार तर्क आए तो बहस भी हो, लेकिन जाति की राजनीति का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग अपने पक्ष में ठोस तर्क नहीं दे पाते। तर्क के नाम पर जो कुतर्क बांटा जाता है उससे जातिवाद, गैर बराबरी, भेदभाव, शोषण के प्रमोशन की दुर्गंध आती है। खैर, आरक्षण की बहस पर लौटते हैं। इस शब्द को नकारात्मक तरीके से पेश करने की लगभग हर कोशिश न्यायालय से लेकर संसद तक विफल हो चुकी है। तमाम बहसों में यह साबित किया जा चुका है कि आरक्षण दान दया, भीख नहीं है और ना ही यह कोई गरीबी मिटाओ योजना है।
इसे पॉजिटिव एक्शन या अफर्मेटिव एक्शन के रूप में भी समझा जा सकता है। आरक्षण का सीधा संबंध प्रतिनिधित्व से है। सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में देश को वंचित आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व दिए बिना राष्ट्र निर्माण का काम पूरा नहीं हो सकता। पिछली कई सरकारों की नीतियां रोजगार सृजन के मामले में विफल रही है। कांग्रेस द्वारा लागू की गई उदारवादी आर्थिक नीतियों का कुप्रभाव सबसे अधिक रोजगार पर ही पड़ा। इन नीतियों की विफलता ही है जो आए दिन जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा समाज आरक्षण के लिए आक्रोशित हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रतिनिधित्व के ग्राउंड पर महिला आरक्षण, ट्रांसजेंडर आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी उठती रहती है। SC/ST आरक्षण और OBC आरक्षण के बाद सवर्ण सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का विरोध करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निजी क्षेत्र में सवर्णों का एकाधिकार है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग सवर्णों के एकाधिकार को चुनौती है। सीजनल तरीके से तमाम राजनीतिक दल निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पर हामी भरते रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके लिए एकजुट पहले नहीं की गई। जबकि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग संवैधानिक भी है और समय की जरूरत भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे दल नजर आ रहे हैं जो मुखर तरीके से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, अगर उनकी सरकार बनी तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती लगभग अपने हर चुनाव सभा में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कह रही है। यूपी में सपा रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बसपा प्रमुख मायावती ने 9 अप्रैल को कहा कि एक बार गठबंधन सरकार बना ले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 20 अप्रैल को यूपी के रामपुर लोकसभा क्षेत्र में मायावती ने चुनाव मंच से कांग्रेस बीजेपी द्वारा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण न दिए जाने की आलोचना की। तो इस तरह एक बार फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस बात को याद करना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि सामाजिक विषमताओं के खत्म किए बिना सिर्फ आर्थिक समस्याओं के आधार पर नीति बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत की प्रमुख सामाजिक विषमता जाति है। इस विषमता को पाटने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना वक्त की जरूरत है। और तर्क तो बिल्कुल बोगस है कि आरक्षण के कारण मुझे रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि शिक्षित लोगों के लिए देश में उपलब्ध कुल नौकरियों में मात्र 0.69% ही आरक्षित है, यानी 1% से भी कम। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ही कम है और जो है उनमें भी लगातार गिरावट आ रही है। सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावना अधिक है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे वायर हिंदी के लिए लिखे एक आर्टिकल में इसे आंकड़ों के साथ विस्तार से समझाते हैं। प्रकाश केरे वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वे के हवाले से लिखते हैं कि 2006 में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 1.82 करोड़ थी, जो 2012 में घटकर 1.76 करोड़ हो गई। यानी उक्त अवधि में सरकारी नौकरियों में 3.3% की कमी आई। इसके बरक्स निजी क्षेत्र में 2006 में 87.7 लाख नौकरियां थी, जो 2012 में बढ़कर 1.19 करोड़ हो गई। ये 35.7% की बढ़त थी। जहां एक तरफ आरक्षण की वजह से सरकारी क्षेत्र में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में ठीक है, वहीं निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC की संख्या बेहद कम है, लेकिन कथित उच्च जातियां अपनी आबादी के अनुपात से लगभग दुगनी है। एक और बात निजी क्षेत्र में की जो संख्या है उसमें भी ज्यादातर की भागीदारी निचली श्रेणी में है। फैसले लेने वाले ज्यादातर पदों पर उच्च ज्योतियों के कुलीन पुरुष हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं होनी चाहिए? वैसे ये जान लेना जरूरी है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हवाई नहीं है। सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने फरवरी 2017 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके पीछे आयोग का तर्क था कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का लगातार कम होना। मंडल कमीशन की सिफारिशों में भी कहा गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को मेरिट या सामान्य श्रेणी के साथ अन्याय जैसे कुतर्कों के सहारे भी खारिज नहीं किया जा सकता। जहां तक निजी क्षेत्र की स्वायत्ता वाली बात है तो ये विशुद्ध ढोंग है।
अभी तक आरक्षण ना देकर निजी क्षेत्रों ने देश की जीडीपी में 4 चांद नहीं लगा दिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण न देने के लिए मेरिट वाली बात तो आंख में धूल झोंकना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जमकर जातिवाद होता है। प्राइवेट कंपनियों में अपनी जाति के लोगों को नौकरी देना, प्रमोशन देना आम बात है। देश के ज्यादातर बड़े प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉय की जाति आधारित समीक्षा की जाए तो यही निष्कर्ष सामने आएगा। प्रिंट हिंदी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सुखदेव थोराट और पॉल एटवेल ने 2007 में दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा रिसर्च इस सिलसिले में किया था। उन्होंने अखबारों में आए जॉब के विज्ञापनों के जवाब में 3 तरह के बायोडेटा भेजे। बायोडेटा में शिक्षा और अनुभव समेत सभी फैक्ट एक जैसे रखे गए। सभी बायोडेटा पुरुष कैंडिडेट के थे, लेकिन पहले बायोडेटा का सरनेम ऐसा रखा गया ताकि कैंडिडेट सवर्ण हिंदू नजर आए, दूसरे का सरनेम दलित और तीसरे का नाम मुसलमान रखा गया। इस शोध से पता चला कि कंपनियां जब बायोडेटा छांटती है तो इस बात के ज्यादा मौके हैं कि सवर्ण हिंदू सरनेम वाले कैंडिडेट के पास इंटरव्यू का कॉल आए और दलित या मुसलमान नाम वाले कैंडिडेट छट जाए। इस रिसर्च ने भारत में आधुनिकता और जाति के अंत में रिश्ता स्थापित करने वालों की थ्योरी को धज्जियां उड़ा दी। जब इंटरव्यू के लिए बुलाने में ही भेदभाव हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौकरियां देते समय जाति की और भी ज्यादा भूमिका होती होगी। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का जातिवाद है तो मेरिट बाद देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय है। ये आंकड़े, तथ्य, तर्क बताते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण वक्त की जरूरत है। मीडिया की चुप्पी पर सवाल। मायावती जैसे विपक्षी नेता के किसी भी बयान को तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया निजी क्षेत्र में आरक्षण वाले मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सकारात्मक तो छोड़ो, नकारात्मक कवरेज भी नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? इसके लिए इतना ही समझना काफी होगा कि मीडिया जातिवादी है, सवर्णवादी है। इसके लिए इतना ही मानना काफी होगा कि मीडिया पूंजीवादी है, कॉर्पोरेट की मेहरबानी पर चलता है। जब जाति और पूंजी की संरचना ऐसी है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बहस में पढ़कर मीडिया क्यों अपना बुरा चाहेगा? दलितों, पिछड़ों की मुख्यधारा में ले आकर अपनी दुकानदारी का भविष्य क्यों अनिश्चित करना चाहेगा? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।